गाइस, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। 12 चैप्टर है केमिस्ट्री का, क्लास 12। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से बहुत सारे कन्वर्जन्स भी पूछे जाते हैं, कुछ स्पेशल रिएक्शंस भी हैं जिसमें कॉपर एंड 573 केल्विन पे हम इन तीनों को हीट करेंगे और हमें प्रोडक्ट अलग अलग चीजें मिलती हैं, जो कि इस चैप्टर का वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला है CHO, कीटोन का CO एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH। ठीक है, अगर जनरली इसको बनाए तो C डबल बॉन्ड O ऊपर और यहाँ H इस तरह से बना दिया जाता है एल्डिहाइड को। कीटोन को सिर्फ C डबल बॉन्ड O कार्बन कार्बन के बीच में होता है एंड कोने में होता है C डबल बॉन्ड O एंड OH। इसमें अगर तीनों के स्ट्रक्चर में देखोगे तो CO 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 कॉमन है और इसी ग्रुप को बोला जाता है कार्बोनिल ग्रुप या फिर कार्बोनिल कंपाउंड्स भी कहा जाता है। ओके, अब बात करते हैं रोजन-मुंड रिडक्शन, जो कि नेम रिएक्शन में दिया था, जो कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन था। तो वो किस चैप्टर में? इसी चैप्टर में मिलेगा, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो रोजन-मुंड रिएक्शन जो बताया था, इसमें क्या होता है? इसमें पैलेडियम डाला जाता है विद BaSO4 बैरियम सल्फेट। ये पैलेडियम इसमें जो है वो किस तरह से एक्ट करता है एज ए कैटलिस्ट, और इसके ये क्यों डाला जाता है? ताकि रिडक्शन जो है RCHO का CH2 में ना हो पाए। ठीक है, तो ये प्रिवेंट करता है पैलेडियम। अच्छा, रिएक्शन में अगर मान लो अगर रिएक्शन है टॉलिन का, सबसे पहले बात तो पता होना चाहिए टॉलिन होता क्या है। अगर बेंजीन के रिंग के ऊपर अगर CH3 लगा है, इसी को टॉलिन कहा जाता है। ठीक है, ये टॉलिन है तुम्हारा। अगर इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CrO3 यूज किया जाता है और एसिटिक एनहाइड्राइड को यूज किया जाता है किस चीज के लिए? ताकि बेंजिल्डिहाइड जो है वो बने। और इसमें क्या है? बेंजिल्डिहाइड बेंजिल डेन एसिटेट ना इसमें कन्वर्ट ना हो और ऑक्सीडेशन ना हो बेंजीन एसिड का। तो इसके लिए क्या यूज किया जाता है? एसिटिक एनहाइड्राइड। पूछ सकते हैं कि ये क्यों यूज किया जाता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के अकॉर्डिंगली, तो फॉर्मल्डिहाइड का सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है ये, उससे कम CH3CHO, उससे कम, यानी इसका मतलब क्या हुआ? जितना ब्रांचिंग या चेन की लेंथ या सरफेस एरिया बड़ा होते जाएगा, वंडर वॉल जो फोर्स है वो डिक्रीज होते जाता है, तो जिसकी वजह से रिएक्टिविटी जो होती है वो भी कम होती जाती है। इसलिए इसमें से अगर चेक करोगे तो इसमें कोने में ही CHO के H है, तो ये तुरंत रिलीज कर देगा H। इसमें एक R ग्रुप आ गया तो इजी करना, रिलीज करना इतना इजी नहीं होगा, और इसमें R ग्रुप और बढ़ गया तो और बड़ा अगर R मिल गया तो इसमें रिलीज करना और टफ हो जाता है, तो इसलिए इसकी रिएक्टिविटी और डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, और अगर वही हम बात करें फॉर्मल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड की और एक कीटोन की, तो कीटोन की सबसे एंड में आएगी रिएक्टिविटी, उससे ज्यादा रिएक्टिव होता है एल्डिहाइड और उससे भी ज्यादा रिएक्टिव होता है फॉर्मल्डिहाइड। एरोमेटिक कंपाउंड का भी यही ऑर्डर रहता है। बेंजिल्डिहाइड जो होता है वो फेलिंग रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करता। ये तुम्हें किस चीज में काम आएगा? एजर्शन रीजनिंग में काम आएगा। कुछ भी दे देंगे और बोलेंगे कि बताओ कौन सी चीज जो है बेंजिल्डिहाइड वो रिड्यूस नहीं करेगा, फेलिंग रिएजेंट को कौन नहीं रिड्यूस करेगा? तो बेंजिल्डिहाइड। बेंजिल्डिहाइड क्या होता है? एक बेंजीन के रिंग के ऊपर CHO ग्रुप अगर लगता है, इसी का नाम हो जाता है बेंजिल्डिहाइड। ठीक है, तो ये नहीं देगा, इसके अलावा दूसरे देंगे। एल्डिहाइड और कीटोन में एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए जो कि कंडेंस्ड हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। इसको बोला जाता है एल्डोल कंडेंसेशन। इस चैप्टर में हम सीखेंगे एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, जो कि नेम रिएक्शन में भी किया था। वही चीज दोबारा करेंगे ताकि हमेशा के लिए याद हो जाए, और इस बार टेस्ट में दूंगा, तो इसलिए मेक श्योर दैट इसको अच्छी तरह कर लें, क्योंकि वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल मतलब एल मतलब कोई एल्डिहाइड वाला चीज इसमें है, ऑल मतलब अल्कोहल वाला भी कोई चीज उसमें लगा हुआ है, नाम से ही पता लग जाता है। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन में क्या इन्वॉल्व होता है? कार्बन एनायन। कार्बन एनायन जो होता है एज ए इंटरमीडिएट, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेंगे कि एल्डोल कंडेंसेशन में कार्बोकैटायन एज एन इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होता है या कार्बन एनायन या फ्री रेडिकल्स। तो कार्बन एनायन जो होता है वो होता है, तो ये भी एजर्शन रीजनिंग के लिए याद कर लेना है इसको कि इंटरमीडिएट कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन में हमें कौन मिलता है? कार्बन एनायन मिलता है। एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम जो होता है वो
टेनिन-ज़ेरो रिएक्शन के अकॉर्डिंगली होता है। कीटोन्स रिएक्ट करता है डायहाइड्रिक अल्कोहल के साथ और क्या बना देता है, साइक्लिक कीटल्स, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जो है C12 से C18 तक कार्बन एटम्स, उसको बोला जाता है फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स भी इस पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज फैटी एसिड्स में तीन चीजें हमें मिल जाती हैं, स्टीयरिक एसिड मिल जाता है, ओलिक एसिड मिल जाता है, पाल्मिटिक एसिड मिल जाता है। इस मतलब जो पीछे वाला जो चैप्टर है वो नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, बाकी इतना नहीं करने की जरूरत है इसको। बॉइलिंग पॉइंट जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का वो हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अल्कोहल्स। मतलब बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो COH का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू OH, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो इनहेंस कर देता है एसिडिटी या एसिडिक कैरेक्टर कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो अगर पूछेंगे कि कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो प्रेफरेंस लिखवाया हुआ है उसको याद रखना है कि कौन सा पहले है कौन सा बाद में आता है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये भी रिस्पॉन्सिबल है कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर बताने के लिए। COH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो जो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा वो तुमको ऑर्थो या पैरा नहीं मिलेगा, मेटा वाला मिलेगा। तो मेटा वाला मिलेगा तो याद रखना उसकी उसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज है, क्योंकि उसमें COH ग्रुप इन्वॉल्व है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, तो उसमें तुम्हें मेजर प्रोडक्ट जो ज्यादातर केसेस में पैरा वाला मिलता है इसमें नहीं मिलेगा, एक्सेप्शनल हो गया। इसमें कौन सा मिलेगा, मेटा डायरेक्टिंग वाला मिलेगा मेजर प्रोडक्ट। और कंपाउंड जिसमें CHO ग्रुप होता है उसको नेम किया जाता है एज ए कार्बल्डिहाइड, अगर CHO ग्रुप 3 या 3 से ज्यादा है तो। आइसोमेरिज्म क्या होता है, 3 तरह के आइसोमेरिज्म है, ये पेपर में आ जाते हैं, 11th में भी आते थे, 12th में भी आ जाते हैं आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें आपका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है लेकिन अरेंजमेंट अलग अलग होता है, ठीक है। तो 11th की NCERT बुक में बहुत अच्छा बताया हुआ है, किसी भी हेल्प बुक की जरूरत नहीं है। आइसोमेरिज्म कंसेप्ट जो पढ़ोगे तुम, इवन 12th में भी मत देखना, 11th की बुक उठा के देख लेना, अच्छी तरह कैटेगराइज करके उसमें बनाया हुआ है। तो 11th की बुक अपनी किसी को मत देना, कुछ लोग दे देते हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादातर बच्चे नहीं देते क्योंकि उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठना होता है, तो अपने पास संभाल के रखते हैं। तो 11th की बुक से जरूर आइसोमेरिज्म तीनों तरह के अच्छी तरह से रीड कर लो। अब बात करते हैं डिफरेंट रिएक्शंस के, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन की आखिर ये बनते कैसे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें स्ट्रक्चर CHO ग्रुप का, तो इसमें कार्बन जो होता है कार्बन हाइब्रिडाइज होता है, क्यों, C डबल बॉन्ड O और H, कितने बॉन्ड नजर आ रहे हैं, 1 2 3, तो 3 बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन की कौन सी होगी, sp2। अगर कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड दिखते हैं हमें तो फिर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती, sp3। अगर 2 बॉन्ड दिखता तो फिर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती, sp, ठीक है। 3 बॉन्ड दिखती तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती, sp2, ठीक है। तो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन चलते हैं इसकी तरफ। सबसे पहले है, मान लो कोई अल्कोहल है, तो अल्कोहल में क्या डालना पड़ेगा, अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी कैसे पता लगता है, क्योंकि एक ही R ग्रुप लगा हुआ है, एक R ग्रुप है अगर कार्बन के अलोंग, तो अगर ध्यान से देखोगे ये है कैसे, ये कार्बन है, ये चारों तरफ कुछ ना कुछ होगा, तो यहाँ पे क्या है, OH है, अल्कोहल है, तो यहाँ H है, यहाँ H है और यहाँ R है। R की जगह कुछ भी डाल सकते हो, CH3 भी लगा सकते हो, C2H5 भी लगा सकते हो। तो एक ही अगर R ग्रुप लगा हुआ है तो इस अल्कोहल को बोलेंगे 1 डिग्री या प्राइमरी अल्कोहल। अगर एक H और कम कर देता मैं, एक H कम करके अगर यहाँ पे R लगा देता, तो फिर अगर 2 अल्काइल ग्रुप दिखते तो इसी को बोल देते सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर ये भी H नहीं रहता, यहाँ पे एक और R ग्रुप आ जाता, तो फिर इसको बोला जाता 3 डिग्री या फिर टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। तो पता होना चाहिए प्राइमरी अल्कोहल कौन सा होता है, सेकेंडरी कौन सा और टर्शरी कौन सा। अब अल्कोहल है, अल्कोहल से इसके लाइन को याद रखो, लाइन से बहुत जगह काम आता है, कि हमेशा याद रखो, अगर अल्कोहल है, अल्कोहल, उसके बाद आता है तुम्हारा एल्डिहाइड और उसके बाद आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन कराओगे थोड़ा थोड़ा, पार्शियल ऑक्सीडेशन, तो एल्डिहाइड मिल जाएगा, और अगर पार्शियल ऑक्सीडेशन कराओगे एल्डिहाइड का तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दोगे,
तो अल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिलने के पूरे चांसेस है। अब वही चीज उल्टा, अगर पार्शियल रिडक्शन वाला तुम्हें रिड्यूसिंग एजेंट पता है वो डालोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड मिल जाएगा। अगर पार्शियल रिडक्शन वाला अगर कोई रिएजेंट एल्डिहाइड में डालोगे तो एल्डिहाइड से अल्कोहल मिल जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डालोगे कोई बड़ा सा आर, तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड से सीधे अल्कोहल भी मिल जाता है। तो इसके लिए आपको कन्वर्जन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी लिस्ट मैंने लिखवाई हुई है कि पार्शियल ऑक्सीडेशन करना है तो क्या क्या डालना है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेशन करना है तो क्या क्या डालना है, या पार्शियल ऑक्सीडेशन करना है तो क्या क्या डालना है, उसको रट लेना है। ठीक है, पीसीसी कब डालते हैं? पार्शियल ऑक्सीडेशन के लिए। अगर अल्कलाइन KMnO4 डालना है तो उससे क्या होगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होगा। या क्रोमियम ऑक्साइड CrO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होगा। अब इसमें ध्यान से देखो, CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ PCC डाला है, PCC मतलब पार्शियल ऑक्सीडेशन, तो फिर अल्कोहल के बाद क्या बनेगा? एल्डिहाइड ही मिलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट। या अगर अल्कोहल है RCH2OH, प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल में कॉपर एंड 573 केल्विन डालोगे तब भी एल्डिहाइड ही मिलेगा। ये प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड हो गया। ठीक है, उसके बाद रोजन-मुंड रिएक्शन नेम रिएक्शन में करवाया था, ये वही चीज है। एसिड क्लोराइड में अगर हाइड्रोजन डालोगे इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट तो भी क्या मिलेगा? एल्डिहाइड ही मिलेगा। इंपॉर्टेंट है नेम रिएक्शन, रोजन-मुंड रिएक्शन। ठीक है, रोजन-मुंड रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेनली काम आता है इस हैलोजन को गायब करने और साथ में एल्डिहाइड ग्रुप बनाने में। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अपने लैंग्वेज में किसी तरह भी लिख लो ताकि ये चीजें तुम्हें याद रह सके। ओके, उसके बाद हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रेशन के लिए अगर ट्रिपल बॉन्ड से देखो, अगर डबल बॉन्ड में जाना है तो ट्रिपल बॉन्ड से अगर डबल बॉन्ड में जाना है तो सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया जाता है, और उसके बाद अगर उसका टॉटोमराइजेशन करते हैं तो फिर यही जो ये तुम्हारा अल्कोहल जो है ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। टॉटोमरिज्म 11th क्लास में था। ठीक है, मेटामराइजेशन, टॉटोमरिज्म। अब है ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। अगर कोई भी एल्कीन है, अगर उसका ओजोनोलाइसिस करवाओगे तब भी एल्डिहाइड डायरेक्ट मिल जाता है। ये रिएक्शन बहुत बार पूछा जाता है, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब बात करते हैं सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। तो सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स नहीं पढ़ना है, ये सब कभी नहीं आता एग्जाम में, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। स्टीफन रिडक्शन, ये भी नेम रिएक्शन में किया है, फिर से आ गया, इसको याद कर लेना है, आई होप याद भी होगा। RCN मतलब नाइट्राइल वाला कंपाउंड है, इसमें टिन क्लोराइड डाला गया इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। जो भी बनता है उसका हाइड्रोलाइसिस कर दिया जाता है और हमें एल्डिहाइड मिल जाता है। और साथ में अमोनियम क्लोराइड, तो ये मेजर प्रोडक्ट है और ये माइनर है। तो अगर माइनर याद ना रहे तब भी चलेगा, लेकिन मेजर वाला जरूर याद रहना चाहिए कि भाई एल्डिहाइड बनाने का रिएक्शन है रोजन-मुंड रिएक्शन। किससे बना रहे हैं? नाइट्राइल से। ठीक है, मिथेन नाइट्राइल। R अगर C डाल दूंगा तो मिथाइल नाइट्राइल, मिथेन नाइट्राइल। C2H5 डाल दूंगा तो इथेन नाइट्राइल। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आत्मा है, याद रखोगे। RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, HCN में डाला, फिर एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया, फिर उसमें पानी डाला तो फिर हमें एल्डिहाइड मिल गया। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तुम्हारे कन्वर्जन में बहुत काम आने वाला है, जब हम कन्वर्जन करेंगे इस चैप्टर के आखिर में। ये सब कुछ करने के बाद 11th वाला ऑर्गेनिक कर लिया है, 12th वाला लगभग आधा कर लिया है। ठीक है, तो वहां पे सबसे ज्यादा काम में आएगा। ठीक है, 7 रिएक्शंस लिखवाऊंगा, उसको राम बाण, उसके बाद दुनिया का कोई भी कन्वर्शन कर लोगे। ठीक है, हर साल करवाता हूँ, इस साल भी करवाएंगे। अब जनरल मेथड ऑफ कीटोन है। एल्डिहाइड हो गया, एल्डिहाइड कैसे कैसे बनेगा। अब कीटोन के बारे में बात करते हैं, CO ग्रुप के बारे में। तो एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड RCHO क्या है? वही 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, OH है ना, 1 डिग्री प्राइमरी अल्कोहल है। इसमें कॉपर प्लस 573 केल्विन डाल दोगे तो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और उसमें क्या था, ऊपर में अगर चेक करोगे तो वहां पे क्या बन रहा था? एल्डिहाइड बन रहा था। सेम रिएक्शन ऊपर चेक करो, ये 3 रिएक्शन इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही चीज डालना है दोनों में, कॉपर और 573 केल्विन। ठीक है, तो अभी इसी चैप्टर में स्टार्टिंग का रिएक्शन चेक करोगे, जहां से ये चैप्टर शुरू हुआ, देखो ध्यान से, जब प्रिपरेशन का तो वहां पे भी डाला था, ये रहा। देखो अल्कोहल था, अगर अल्कोहल था उसमें सेम यही चीज डाला, कॉपर प्लस 573, तो क्या बन गया था? एल्डिहाइड बन गया था। ठीक है,
ये रिएक्शन हो गया पहला रिएक्शन, जो इस चैप्टर का पहला रिएक्शन है। 3 रिएक्शन है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, एक ये वाला हो गया, और अब जो सेकंड अभी जो बताया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड रिएक्शन क्या था? मिला, ये रहा, ये वाला सेकंड रिएक्शन है। ठीक है, कि अगर अल्कोहल वाले में कॉपर और यही चीज डाला, ठीक है, तो फिर किसमें चेंज हो गया? कीटोन में चेंज हो गया। ये क्या चीज है? कीटोन है, RC⋯OR, ये कीटोन है, तो कीटोन में चेंज हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टोटोमराइजेशन वाला, कि कोई भी अल्काइन हो उसमें फिर से वही HgSO4 H2SO4 पानी डालेंगे तो इंटरमीडिएट कंपाउंड वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा, और उसके बाद यहाँ ये H वाला जो है ये इधर आ जाएगा, और ये CH2 से CH3 हो जाएगा, और ये O जो है बेचारा सिंगल रह जाएगा, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो पोजीशन चेंज हो गया। इसी को टोटोमराइजेशन कहा जाता है। तो एक तरह से क्या बन गया? कीटोन बन गया। ठीक है, कीटोन बन गया, तो ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन भी कहा जाता है इसे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी जैसे ऊपर हुआ था, इसमें भी वही कर सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्वेश्चन पूछ लेते हैं, प्लस आई इफेक्ट जो है अल्काइल ग्रुप का डिक्रीज होते जाता है, और अगर ये जो डिक्रीज होगा प्लस आई, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट अगर एल्काइल ग्रुप का डिक्रीज होगा तो पॉजिटिव चार्ज कार्बोनिल ग्रुप का वो भी डिक्रीज होगा। ठीक है, तो प्लस आई इफेक्ट अगर बढ़ेगा, अगर प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज वो कम हो जाता है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज कम होगा जब इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज होगा। 11th वाला वही इंडक्टिव इंड्यूसिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट भी कहा जाता है। प्लस आई माइनस आई। स्टेरिक हिंड्रेंस, बल्कि ग्रुप हिंडर करते हैं अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जैसे कार्बन है H, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाह रहा है इस कार्बन पे, तो न्यूक्लियोफाइल इजीली घुस जाएगा, क्योंकि रोकने वाला कोई नहीं है ना, रोकने वाला यहाँ कोई नहीं है। लेकिन अगर मान लो फिर से अगर ऐसे ही हो और एक R आ गया, तो घुस तो फिर भी जाएगा न्यूक्लियोफाइल इसके अंदर, न्यूक्लियोफाइल फिर भी आ जाएगा, लेकिन ये R बोलेगा न्यूक्लियोफाइल घुस तो जाएगा, लेकिन इससे थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि R ग्रुप है इसको रोकने के लिए, इसके इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेंगे, बोलेगा भाई दूर ही रहो। अगर मान लो और भी R ग्रुप हो गया, अगर R ग्रुप इंक्रीज हो गया और बढ़ जाएगा R ग्रुप, तो और मुश्किल होगा इस न्यूक्लियोफाइल को अंदर पहुंचना। अगर मैं 3 R से घेर दूंगा टर्चरी वाला, तो अंदर घुसना और मुश्किल हो जाएगा। तो जो मैं R ग्रुप बढ़ा रहा हूं उसी को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहते हैं, मैं क्या बढ़ा रहा हूं? हिंड्रेंस इफेक्ट बढ़ा रहा हूं। हिंड्रेंस मतलब रोक समझ लो, एक तरह से रुकावटें। तो रुकावटें बढ़ गई, तो रुकावटें किसने बढ़ाई? R ने बढ़ाई। ठीक है, तो R रुकावटें अक्सर बढ़ा देता है, तो जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल अंदर कार्बन तक पहुंच नहीं पाता है। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन एटम जो है वो एसिडिक होता है। पूछेंगे क्यों होता है? तो ड्यू टू रेजोनेंस, ये भी इंपॉर्टेंट रीजन है। रिएक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन जो कंसेप्चुअल आता है यहीं से आता है। उसके बाद विनेगर जो है वो क्या चीज होता है? 8 to 10% उसमें एसिटिक एसिड का होता है। CH3COH क्या होता है? एसिटिक एसिड। ठीक है, विनेगर सबने देखा ही होगा, बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए भी, पेट के लिए भी। और जब होटल में जाओगे तो अनियंस जो होते हैं वो विनेगर में ही डाल के दिए जाते हैं। प्याज व्याज जो होता है वो विनेगर में डाल के देते हैं, या अचार में भी यूज होता है शायद। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि वो चीज एज ए प्रिजर्वेटिव की तरह काम करती है, तो वो जल्दी खराब नहीं होता। तो हो सकता है कि वो 10 साल 15 दिन 20 दिन पहले का प्याज उसी में डाल के रखा हो, वो भी दे सकते हैं। अचारों में, अचार बनाने में भी यूज होता है विनेगर। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना, बस इसका नेम रिएक्शन जो लिखवाया है उसी को याद रखना है, HVZ रिएक्शन। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन एटम कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिक होता है नेचर में, और उसको इजीली हम रिप्लेस कर सकते हैं हैलोजन से। तो HVZ रिएक्शन के लिए भी मैं कोई नया रिएक्शन इसलिए नहीं बता रहा, क्योंकि जो तुमने याद किया है उसी रिएक्शंस को याद करना है, अलग से रिएक्शन कोई याद नहीं करना है HVZ के लिए। ठीक है, तो HVZ रिएक्शन भी इसी चैप्टर में आता है, इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है, अपने अपने नोट्स में चेक कर लो। ओके, बात करते हैं अब रिलेटिव स्ट्रेंथ, कार्बोक्सिलिक एसिड, वाटर, अल्कोहल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, चाहे यूनिट टेस्ट हो चाहे FA हो। तो रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है
कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज्यादा होता है एसिडिक स्ट्रेंथ, क्योंकि इजिली एच दे देता है। वाटर का थोड़ा मुश्किल होता है एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ROH, क्योंकि R आ गया तो H का निकलना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। H ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो इसमें और मुश्किल हो जाएगा H को रिलीज करना। और अमोनिया आ गया तो वो तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन खुद ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। वो H को अपने से चिपका के रखेगा, वो जाने ही नहीं देगा, बोलेगा भाई मेरे पास पहले इलेक्ट्रॉन कम है तो मुझे दे दे, बाकियों को मत दे, पहले मुझे दे। तो वो H रिलीज नहीं होता इसलिए जो होता है, ये क्यों होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वो वीक कॉन्जुगेट बेस बनाता है, और वीक एसिड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनाता है। इसीलिए कुछ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जो है जनरल फॉर्मूला उसका ये होता है। ये ऐसा फॉर्मूला तुमको देखने को कहाँ मिलेगा, सबसे ज्यादा साबुन में मिलेगा। ठीक है, जैसे ऑक्सैलिक एसिड है COH, ये ऑक्सैलिक एसिड होता है। ठीक है, इसको 2 इथेन डायोइक एसिड भी कहा जाता है। अगर मान लो यहाँ CH2 है, COH, तो इसको क्या बोलते हैं, मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड भी बोल सकते हो, या 1,3 प्रोपेन डायोइक एसिड भी बोला जाता है। नेमिंग कैसे करनी है देख सकते हो, पूछने वाला कोई नहीं है, बस नॉलेज के लिए, इंटरेस्ट के लिए पढ़ सकते हो इसको। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इवन कार्बन एटम जो होता है, नेक्स्ट लोअर या हायर होमोलोगस कंटेनिंग इवन नंबर वाले कार्बन एटम जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि उनकी वो सिमेट्रिक इन नेचर होते हैं और उनकी पैकिंग क्लोज होती है, सरफेस एरिया कम, तो वीक वंडरवॉल फोर्सेस ज्यादा, सॉरी वो भी कम। तो क्रिस्टल लेटिस में जो भी होंगे एटम, उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमेशा हाई होता है। ठीक है, इस चैप्टर में से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो नीचे दिए हुए हैं, चेक कर लोगे, इसको एक बार अच्छी तरह कर लोगे। आईपीएसी नेम स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ठीक है, कौन सा एल्डिहाइड जो है, कैनिन-ज़ेरो रिएक्शन, ये भी एक रिएक्शन है जो कि नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, कहीं भी लिख लेना कैनिन-ज़ेरो, ये भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, जो तुम्हें दे रखे हैं नेम रिएक्शंस उसमें जो है उसी को याद कर लेना है। ठीक है, कैनिन-ज़ेरो रिएक्शन, और आज के डेट में ही खत्म कर लेना, ताकि उस नोट्स में से बार बार वो रिएक्शन निकाल के रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा, ये उस चैप्टर में ये रिएक्शन है, इस चैप्टर में ये रिएक्शन था। अगर कल या परसों या 4 दिन बाद करोगे तो फिर याद नहीं रहेंगे। ठीक है, भूल भी जाते हैं। ऑर्गेनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एग्जाम का अगर कल पेपर है तो सुबह उठ के भी पढ़ रहे होगे, कुछ नहीं पढ़ रहे होगे, बैठ के ऑर्गेनिक ही रट रहे होगे, नेम रिएक्शन। ठीक है, नेम द एल्डिहाइड जो कि फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देता है, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर टुवर्ड्स HCN, ये भी देख लोगे अच्छी तरह से। यहाँ पे क्या है ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा रिएक्टिव टुवर्ड्स HCN, क्योंकि ये HCHO है, उससे कम एक R ग्रुप, उससे कम 2 R ग्रुप कीटोन बन गया, और उससे कम अब R का जो है बल्कीनेस बढ़ गया, तो वो और कम रिएक्टिव हो जाता है टुवर्ड्स द HCN। ठीक है, रीजन में क्या लिख सकते हो, हिंड्रेंस इफेक्ट। जितना हिंड्रेंस ज्यादा होगा उतना ही वो कम रिएक्ट करेगा। मेंशन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम HCHO, HCHO से क्या कौन सा प्रोडक्ट बनता है, बेकलाइट। अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के लिए अगर पूछा जा रहा है तो CH3CHO यानी एल्डिहाइड, अल्कोहल, एक कीटोन दे दिया, एक नॉर्मल एल्केन। सबसे ज्यादा किसका होता है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट, उससे कम एल्डिहाइड, उससे कम कीटोन का, उससे कम एल्केन का। ठीक है, कैसे एसीटोन कैसे हम इथेनॉल से बना सकते हैं, एक तरह से कन्वर्जन हो गया ये, तो कन्वर्जन लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, सिर्फ नॉर्मली चेक कर सकते हो अगर याद हो जाए तो। ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही था। अब